तो मैं आपको ये मौका देती हूँ कि बहुत से लोग जो आपसे सवाल करते हैं, अगर कोई सवाल है तो उनका जवाब दे दीजिएगा और फिर हम आज की सूरत हाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल काफ़ी हैं, लेकिन मैंने कोई सवाल आज स्केजुअल नहीं किए हुए। और आप मेरे ख्याल में हम मगर बातचीत अपनी चलिए शुरू आप कर अपने लें। तौर पे काफ़ी देखिए, सवालात हैं। सवालात काफ़ी है, मगर अपने तौर पे ही कोई अगर आप समझते हैं कि कोई बात एड्रेस करने की है तो आप उसको एड्रेस कर लीजिएगा। सिर्फ लोगों को बताना है कि आप अपना मैसेजेस प्लीज़ वो व्हाट्सएप नंबर हमने जो दिया हुआ है स्क्रीन पे भी आमिर भाई दिखा देंगे, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। ये गपशप के लिए हेलो हाय होर जी होर सुनो की हो रहा की चल रहा उसके लिए नहीं है। प्लीज आप उस पर अपना मैसेज छोड़ें। ये हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपनी आवाज में जो कमेंट करना चाहते हैं, जो तबसरा करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी समाजी सूरत हाल पे, या हमारी किसी प्रोग्राम के हवाले से कोई अपनी इनपुट देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम जहाँ कनाडा में रहते हैं, ये काइंड ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी है। ये अलग थलग नहीं, बल्कि साथ हाथों में हाथ डाल के चलने के कायल सोसाइटी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफर में शरीक हों, क्योंकि होता यह है कि हम जब तबसरा कर रहे होते हैं, हम अपने एक फ्रेम ऑफ माइंड में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके चल रहे होते हैं। कुछ लोगों को एतराज भी होता है उस पर, कुछ लोगों की उसमें हमारे साथ ज्यादा लोग तो हमारे साथ सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इख्तिलाफ राय भी है। हम नहीं चाहते कि उनकी आवाज दबाई जाए या उनकी आवाज ना सुनी जाए। हम आपकी आवाज पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम ये जानना भी चाहते हैं कि कितने % लोग हैं जो इस वक्त जो पाकिस्तान की एक मजमूई इज्तिमाई पाकिस्तानी कौम की जो एक अक्सरियती सोच है, उसके अगेंस्ट कितने % जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक राय है, उनकी भी एक सोच है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी सूरत दबना नहीं चाहिए। मे बी डाउन द रोड हिस्ट्री में कहीं जब कहीं बात हो तो शायद वो 5%, 10% या 20% वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं, मे बी वो राइट हों, और हम सारे जो आज समझ रहे हैं कि हम शायद वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, हम रॉन्ग साइड पे हों। तो इसलिए आवाज कभी भी नहीं दबनी चाहिए, और स्पेशली जो मुखालिफ आवाज होती है वो इस्लाह के लिए होती है, और उससे हमें अपने आप को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने ख्यालात को रिविजिट करने का मौका मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हम आपके मैसेज को वो 30 सेकंड से 1 मिनट के दौरान का जो फैसला है, आपका मैसेज होगा, एंड इट मस्ट बी अ क्वेश्चन रादर देन जस्ट हेलो हाय। आप बड़ा एब्रप्टली अपना डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा, अपना नाम बताइए और अपना क्वेश्चन कीजिए। विल एयर योर क्वेश्चन, यू आर मोर देन वेलकम। नंबर हम आपको स्क्रीन के ऊपर देखा हुआ देख लेते हैं आप, 908 376 8157, 908 376 5157 नंबर है। फयाज बिलाना साहब, सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल की तरफ चलती हूँ जनाब, एंड आई डोंट वांट टू अज्यूम एनीथिंग। जो बाइडन साहब ने ईद की पार्टी की, और इस दफ़ा थोड़ा सा हट के थोड़ी ताख़ीर में ईद की पार्टी का इनक़ाद किया गया, और इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत भी की, मगर एक जो मेयर हैं उनको बाकायदा ईद पार्टी में दाखिल होने से इनविटेशन था उनके पास, और उनको फिर कॉल मिलती है, और अल जज़ीरा ने इसको कवर भी किया है कि उनको कॉल मिलती है कि सीक्रेट सर्विसेज ने आपके दाखिले को मना कर दिया, तो यू कैन नॉट अटेंड द इवेंट। कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? असल में बात यह है कि पूरी दुनिया हम इस वक्त जो है ना दोगलेपन का शिकार है। आप देखें इसी यूएस में, जिसमें आज एक बंदे को सीक्रेट सर्विसेज का मैसेज आता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, और आप एंटर नहीं हो सकते, और वहां अंदर जो स्पीचेस हुई होंगी, जो बाइडन ने की होंगी या कैमला हैरिस ने की होंगी, या और जो उनके लोग होंगे वहां, उन्होंने सारी मजहबी आज़ादी और रिलीजियस हार्मनी और उसके चक्कर में तकरीरें की होंगी, लेकिन एक बंदे को बाहर रोक दिया गया और उसे बाकायदा सीक्रेट सर्विसेज का मैसेज आया। ये दोगलापन से इससे ज्यादा बड़ी एक और एग्जांपल ये है कि आज ही अमेरिका में जो उनका नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम है, उनकी आज रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया समेत 10 मुल्कों को उस लिस्ट में रखा जाए जिन पे नजर रखने की जरूरत है कि वहां मजहबी आजादियां लोगों को हासिल नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो उसे कत्ल करने की कोशिश की गई है, उसमें रिलीजियस फैक्टर को इस्तेमाल करने की और उस ब्लास्फेमी के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। अब इस बात को पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं कि देखें जी, अमेरिका ने भी ये स्टैंप लगा दी है कि वाकई वो जो नवीद लड़का था जिसने इमरान खान पे गोली चलाई और उसे अटैक करने की
मे बी उसके साथ और भी लोग होंगे, जिस तरह की गोलियों की वहां बौछार हुई, वो अकेला नहीं था। वो तो उसने बौछार होने के बाद उसने शायद डिस्पर्स करने के लिए जो 2-3 बंदों की ड्यूटी लगाई हुई थी, ही वाज वन ऑफ दोज पीपल। बाकी 2-3 के तो हाथ कांप गए, लेकिन ये गोली चला गया और फिर इसको वहां मौके पे मौजूद एक पीटीआई के जियाले ने काबू कर लिया। लेकिन उस नवीद ने बाद जो बयान दिया, उसने कहा कि इमरान खान की मैंने स्पीच सुनी और इमरान खान ने इस्लाम के खिलाफ बातें की थी और इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं उसे मार देना चाहता हूं। तो इसकी बाजगश्त अमेरिकन उस जो कमीशन है अमेरिका का, वहां सुनाई दी गई। अब इस बात यहां तक तो पीटीआई वाले कहते हैं कि उस कमीशन की रिपोर्ट ठीक है कि इमरान खान की, लेकिन दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान पे मजहबी आजादियों के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी उसी वॉच लिस्ट में रखा जाए और इस पर नजर रखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को मजहबी आजादी हासिल नहीं। इस पे फिर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मौलाना तारिक शफी जैसे और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं नहीं, हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं और ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट में कश्मीर की आज़ादी के हवाले से और इंडिया में जो मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के अलावा वहाँ क्रिश्चियंस के साथ और सिखों के साथ और बाकी दिल्लत के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उस पर बड़ी खुल के उस कमीशन ने बात की है और मोदी के अगेंस्ट है वो टोटली वो रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें से जो है वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। हमें उस रिपोर्ट को तफसीली जायजा लेना पड़ेगा। इंडिया वाकई बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं इंडिया में, और इंडिया में ज्यादतियों के तनाजर में अगर हमारे हुक्मरान आपस में लड़ ना रहे होते और हमारे यहाँ जूतों में दाल ना बट रही होती, तो आज हम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा वावेला कर सकते थे। हत्ता कि हमें वहाँ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर वाले हैं, उनकी तरफ से जो हमें मैसेजेस आए हैं और लेटर आया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उन्होंने भेजा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने बड़े हैं, स्पीकर असेंबली हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और हमारे जो लीडरान हैं, सबको उन्होंने लेटर भेजा है APSC वालों ने कि इंडिया को रोका जाए। और आप लोगों की उसकी वजह से, खामोशी की वजह से इंडिया को इतनी जुर्रत हो रही है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में कराना चाहता है। हालांकि उसे कामयाबी नहीं हो रही अब तक के इतलात के मुताबिक, लेकिन वो करा रहा है। कश्मीरी हमसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि अमेरिकन रिलीजियस कमीशन वाले जो हैं वो तो उस पर वावेला कर रहे हैं, कश्मीरी हमसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं तय पा हो रहा कि हमने इलेक्शन कब कराने हैं। असेंबलियां टूट गई हैं तो उन्हें जोड़ना किस तरह है, दोबारा इलेक्शन में कराने के बाद पब्लिक के पास जाने के बाद दोबारा किस तरह होना है। और उससे बड़ा मजाक ये है कि हमारी वो पार्टी जो जिनका मेन नारा, जिनका मेन स्लोगन ये था कि वोट को इज्जत दो, अब वो कहते हैं वोट का नाम तक ना लो। जी सर, बहुत शुक्रिया। जनाब आसिफ ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने बड़े बयानात दिए हैं, बल्कि उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया है और इमरान खान साहब को हर मौके पर गलत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को बली नहीं चढ़ाएगी, मुज़ाकरात फ़ेल हो गए हैं। एंड सुना है ऊपर से हुक्म तो यही था कि आपस में बैठ के तय करें, मगर आसिफ ख्वाजा साहब ने चीफ़ जस्टिस के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं हैं। तो इस जो स्पीच है ना जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्य लड़ाई है, चाहे PTI वालों की इमरान खान की लड़ाई है तो वो भी जो मुख्य है, चारों तरफ वो भी लड़ रहा है। शहबाज शरीफ की लड़ाई भी जो मुख्य लड़ाई है, और जो हमारे बाकी इदारे हैं सारे अपने अपनी जगह पे, सबकी लड़ाई जो मुख्य है। फॉर एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट को ही ले लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तरफ जो है वो अपने एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार को डिफेंड करना है, जाहिर है जिस तरह आर्मी वाले अपने एक्स आर्मी चीफ को डिफेंड करते हैं, इसी तरह उन्होंने भी अपने इदारे के उसके लिए साकिब निसार वगैरह के उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो कम अज़ कम उनकी मजीद भक ना उड़े, उनकी मजीद बदनामी से बचने के लिए वहां भी उन्होंने फाइट करना है। फिर पिंडी वाले जो उनके मुतालबात हैं उन पे भी नजर रखनी है। फिर उन्होंने ये भी देखना है कि काजी फायज ईसा साहब अगर वो ईद मिलन पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देते हैं और उसमें बाकी 14 जजेस तो आ जाते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब वहां नहीं आते, और बल्कि इतलात ये है कि उस वक्त वो पिंडी बॉयज के साथ कहीं किसी मीटिंग में मसरूफ थे और वहां से कुछ हदायत ले रहे थे, और उन्हीं हदायत के नतीजे में उन्होंने वापस आके खत भी लिखा। अब उसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि ये उस मुलाकात से पहले उन्होंने खत लिखा या उस मुलाकात के बाद खत लिखा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी जो मुख्य लड़ाई है उसने अपने इदारे के अंदर भी लड़नी है। मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग नून अटैक कर रही है उस पर भी लड़ाई उसने लड़नी है। फिर वो अगर PTI वाले उसके हक में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनके जो भी वहां सुप्रीम कोर्ट के हक में कोई बयान देते हैं, तो उन्होंने एक इखलाकी तौर पर PTI को भी सुनना है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भर में इस वक्त कोई इदारा PTI की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हम आखिरी इदारा बचे हैं, अगर हम भी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। और ये भी उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ है, और वो इतनी बड़ी अवाम को भी नाराज नहीं रखना चाहते, तो उनकी भी लड़ाई चौमुखी है। अपने आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब वो बंदे हैं कि जिनका जब ये इलेक्शन हार रहे थे तो इन्हें पता था कि मैंने फोन किसको करना है। इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फोन किया और उन्हें कहा कि सर मेरे कोई मामला ठीक नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप फिक्र ना करें, और फिर अगली सुबह वो जीत गए इलेक्शन। उन्हें ये तो पता है, लेकिन जब असेंबली में खड़े होकर तकरीरें करनी शुरू करते हैं तो कभी वो टैंकों के जंग लगने की तकरीर करते हैं, जब वो समझते हैं कि अपना हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारे अदलिया ज्यादा ताकतवर हो रही है तो खड़े होकर अदलिया के खिलाफ तकरीर शुरू कर देते हैं। अब ये जो इन्होंने तकरीर की है, इस मौके पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर 2-3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है ख्वाजा साद रफीक टाइप, याद सादिक, और ये लोग हैं जो समझते हैं कि हालात को हमें नॉर्मल करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, पीटीआई से किसी नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए बातचीत के नतीजे में, और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, पब्लिक को फैसले का हक देना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक वगैरह वो लोग हैं। लेकिन ये जो है अपने ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये कहीं से इनकी डोरें हिलती हैं और कहीं से ये आग लगाने में माहिर हैं, वरना इनमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि ये जब चाहें आर्मी वालों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दें और जब चाहें ये अदलिया के खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें। ये तो खुद बैसाखियों पे के सहारे चलने वाले लोग हैं। इन्होंने हमद मीर को पहले इंटरव्यू दिया, उस पे इन्होंने पूरी कोशिश की कि कल मुज़ाकरात हो ही ना हो, इस हद तक वो स्पीच कर गए थे। लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये जो लोग आग लगाने वाले हैं, इनकी वजह से हम मुज़ाकरात नाकाम नहीं होने देंगे। ये मैसेज था ख्वाजा साद रफीक ग्रुप का। अब आज जब मुज़ाकरात खत्म हुए हैं तो शाह महमूद कुरैशी ने तो मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फवाद हुसैन चौधरी ने उनके कान में कहा है कि हम करीब पहुंचे हैं, ये कह दें, तो उन्होंने कहा है जी हाँ हम काफी करीब पहुंच गए हैं। और इन्होंने कहा है, और लिटरली साफ नजर आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरह कहा है कि हम जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास शिकायत लगाएंगे। अब उन्होंने कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाके जब भी कोर्ट बैठनी है तो इन्होंने क्लियरली शिकायत लगानी है उनकी कि हमने ये कहा आपके कहने पे, हम गए मुज़ाकरात में, हमने बैठे, इन्होंने इतना डिले किया, ये किया वो किया, और आखिर में इस बात पे आके ये हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। इन्होंने तो शिकायत लगानी है। दूसरा ग्रुप जब वो बाहर निकले, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने कहा जी कि इत्तफाक राय हो गया है। किस बात पे इत्तफाक राय हो गया है? कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। भाई ये मुतालबा तो मुस्लिम लीग नून का था, ये तो आपकी साइड का मुतालबा था, और आप समझते हैं इस पे इत्तफाक राय हो गया है, ठीक है। लेकिन इस पे इत्तफाक राय की एक शर्त थी उनकी, इमरान खान की और पीटीआई वालों की, और वो शर्त ये थी कि आप असेंबलियां तोड़ें। आपने वो असेंबलियां तोड़ने वाली शर्त तो नहीं मानी, तो फिर इत्तफाक राय कैसे हो गया? लेकिन वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और हम जो है मजीद आग नहीं लगा रहे, हम लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे, हम सुलह सफाई चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीजें आराम से तय हो जाएं। एक उन्होंने ये कहा कि इत्तफाक राय हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब खामोशी से वहां से निकल गए हैं, बिकॉज ही वाज अनॉयड, ही इज अनॉयड। और मुझे लगता है कि कल परसों जब भी सुप्रीम कोर्ट में अदालत जमेगी वहां, तो वहां ख्वाजा साद रफीक साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इसहाक डार जो इस साइड के ग्रुप को लीड कर रहे हैं, या आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, उनके बोलने के दौरान, या फारूक अचनायक के बोलने के दौरान ख्वाजा साद रफीक साहब को अगर मौका मिल गया बोलने का, तो ख्वाजा साद रफीक ने अगर वो सब कुछ कह दिया जो उसके दिल में इस वक्त आग जली हुई है, जो उसके अंदर जो एक सिलसिला, एक वो अंदर से तपा बैठा है ख्वाजा साद रफीक और एजाज सादक, और ये पूरा एक ग्रुप है। और ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो कभी एक वक्त था जब ये पीटीआई ऑलमोस्ट दे वर अबाउट टू जॉइन पीटीआई, और ये समझते हैं कि अगर पब्लिक इस वक्त पीटीआई के साथ है तो पीटीआई को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में वहां इन्हें मौका मिल गया तो साद रफीक ने इनके घर की लंका ढा देनी है। उसने बता देना है कि ये हमारे अंदर कौन कौन लोग हैं जो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देखना चाहते, और यही होगा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डेट देनी पड़ेगी। हाँ, जो बैक एंड पे मुज़ाकरात तो एक चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सूरत हाल को फ्रंट पे तो लीड करने के लिए तैयार नहीं है, और वो इजाजत मांग रहे हैं पिंडी वालों से कि मुझे लंदन जाने दिया जाए। उन्हें जिस तरह पहले सऊदीया नहीं जाने दिया गया था भाईजान से मिलने के लिए, अब इनकी ख्वाहिश है कि मुझे लंदन जाने दिया जाए, मैं भाईजान से मिल के तो मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि भाईजान क्या चाहते हैं। आज या कल शायद वो कतर के लिए यहां से निकलें और कतर से फिर आगे लंदन चले जाएं, और 6 मई को इन्होंने लंदन वहां पहुंचना है मियां साहब के पास, और ये वीकेंड इन्होंने मियां साहब के पास गुजारना है। जिस तरह
फुटबॉलर मेसी जो है वो अपनी फैमिली के साथ लेके सऊदी अरब में टूरिज्म के, वो उनके टूरिज्म के सफीर भी हैं, तो मेसी छुट्टियां मनाने सऊदी अरब गए हैं, तो हमारे शहबाज शरीफ छुट्टियां मनाने वीकेंड मनाने लंदन जाते हैं और लंदन जा रहे हैं। भाईजान के पास पहुंचेंगे, भाईजान से बात करेंगे। भाईजान जो है वो हार्ड लाइनर हैं, भाईजान हार्ड लाइन ले रहे हैं, भाईजान वही लाइन ले रहे हैं जो सुबह दोपहर शाम मरियम बोल रही हैं। भाईजान ये नहीं चाहते कि कोई भी किसी जगह से ये तासर मिले कि हम इमरान खान की कोई बात मान गए हैं, क्योंकि भाईजान को इस बात का अंदाजा है कि पंजाब, क्योंकि अक्सरियत ही ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें तो पंजाब से हैं और उन्होंने जीतना भी पंजाब से है, और उन्हें यह भी पता है कि पंजाबी कौम थोड़ी सी जज्बाती कौम है, पंजाबी कौम डिटेल में डीप नहीं जाती, हाँ जज्बाती नारों में आ जाती है। अगर ये बाहर ये बात निकल गई कि इमरान खान ने बात मनवा ली है अपनी, इमरान खान ने असेंबली वक्त से पहले तोड़वा ली है, इमरान खान ने इलेक्शन वक्त से पहले करवा ली हैं, तो हमारी पंजाब में बड़ी नाक नीची हो जाएगी। इस तरह वो कोई ऐसा तासर नहीं देना चाहते कि हम इमरान खान की बात मान चुके हैं या इमरान खान ने हमसे बात मनवा ली है। अब ये वहां बैठ के बात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश होगी कि शहबाज शरीफ साहब वहां लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इंतहाई तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसकी कोई उम्मीद मुझे नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कभी भी तेज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। जज्बाती फिक्रे वो बोल लेते हैं और वो भी उस वक्त बोलते हैं जब असेंबली के अंदर हों, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर की हुई तकरीर का उस तरह का आपका एहतसाब नहीं हो सकता, बाहर की आपके एक एक फिक्रे का आपसे जवाब मांगा जा सकता है, वहां वो लंदन में बैठ के नहीं करेंगे। हाँ, ये सूरत हो सकती है कि अगर दोनों भाइयों को किसी तफाके राय किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो मे भी मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कहें कि आप यहां से वो जो क्रीज से बाहर निकल के स्टंप विकेट होने वाली, हिट विकेट होने वाली सिचुएशन है वो क्रिएट कर दें, ताकि आपको नाअहल करार दे दिया जाए और हम पब्लिक के पास जब जाएं तो हम कहें कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है। ये अपने तई कभी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, अपने तई कभी इलेक्शन की डेट पे राजी नहीं होंगे। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे तो फिर हो, क्योंकि जुलाई पे अगर इमरान खान जुलाई पे पहुंच गया है और वो सितंबर से अक्टूबर से सितंबर पे आ गए हैं, दरमियान में तो अगस्त ही बचता है। अब अगस्त की और अगर मुहर्रम को देखा जाए और हमारे उस सिचुएशन को देखा जाए तो वो डेट्स बनती हैं 25 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान। 25 जुलाई से पहले भी इलेक्शन नहीं हो सकते, 15 अगस्त के बाद भी, तो वो यही दरमियान में कोई 20 दिन बनते हैं जिसमें कोई चांसेस बन सकते हैं। और अगस्त का अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये मान भी जाएंगे। हाँ, इमरान खान ने जिस पे जिद लगाई हुई है, इमरान खान कहता है कि नहीं बजट नहीं पेश करने देना, और भाई तूने कैसे नहीं पेश करने देना, केयर टेकर गवर्नमेंट तो बजट पेश ही नहीं कर सकती फुल बजट। उनके लिए एक तो वो टेम्परेरी किस्म का उनका अरेंजमेंट होता है, फिर उनके पास इतना एक्सपर्ट जो है कोई वजीर खजाना नहीं होगा, फॉर द टाइम बीइंग वजीर खजाना होगा। तो इमरान खान कहता है कि वो 3-4 महीने के लिए एक शॉर्ट मिनी बजट पेश करें, फुल बजट पेश ना करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि बजट हमारी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून पेश करे और ऐसा बजट पेश करे कि जो बज़ाहिर बिल्कुल एक भरपूर किस्म का अवामी बजट हो, जिससे ये तासर मिले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अवामी पार्टी है और अवाम को रिलीफ देना चाहती है कि उसका शायद इलेक्शन में जाने से हमें कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब वहां से तेल भी लेके आ रहे हैं, रशिया से अच्छी डील हो गई है, वहां से सस्ता तेल आ रहा है, इसी तरह की और वो लंबी लंबी देना चाहते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि जाते हुए इतनी बारूदी सुरंगें बिछा जाएं, जिस तरह के इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं ये सागडार और मिफ्ता इस्माइल लगाते थे कि इमरान खान ने जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा दी थी जिसकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी है। तो शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ये भी मशवरा देंगे कि ऐसा बजट दे के जाएं जिससे ऐसी बारूदी सुरंगें हों कि अगर हम खुद आ गए फिर तो हम खुद चीजें सेटल कर लेंगे, जरा रिवर्स करने में भी देर नहीं लगती। लेकिन अगर हम ना आए, इमरान खान आ गए, तो इमरान खान फिर अगले कोई 6 महीने साल जो है वो सिर्फ उसी में फायर फाइटिंग में ही लगा रहे और वो पब्लिक को फेस करे, जब बाहर जाए तो उसे लग समझ जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट फैसला होगा। बाकी ये बाहर के जितने प्रेशर्स हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिस तरह शेख रशीद रोजाना सुबह दोपहर शाम एक बयान दे देते हैं। आप देखें ना, इनकी जब ये मुज़ाकरात पे गए थे तो इन्होंने मुज़ाकरात की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं तय की थी। मुज़ाकरात की टर्म्स एंड कंडीशंस में बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने लगे हैं, इन मुज़ाकरात को हमने चलाना किस तरह है, इनको एग्जीक्यूट किस तरह करना है और डेली बेसिस पे पब्लिक के सामने किस तरह जानना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1997 की बात है, हम इंडिया गए। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का इट वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बड़े अरसे के बाद हमारी बोलचाल बंद थी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और मियां साहब जिस तरह हमेशा भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो मियां साहब ने वहां हमारे सेक्रेटरी खारजा उस वक्त शमशाद अहमद खान थे और इंडिया के सेक्रेटरी खारजा सलमान हैदर थे। तो इस्लामाबाद से शमशाद अहमद खान साहब को भेजा
कि वहाँ उनके फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे आप टॉक्स करें। हम इस्लामाबाद से कोई 7-8 जर्नलिस्ट उनके साथ गए थे, मैं भी शामिल था उनमें। शीरी मजारी थी, फहद हुसैन थे, साले जाफर थे, मारियाना बाबर थी दी न्यूज़ से, एक और कुरैशी साहब थे NNI से, डॉन से मेरे ख्याल में खलीक कियानी थे या कौन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जाहिद हुसैन साहब थे न्यूज़ लाइन वाले। और हम इस्लामाबाद से गए इनके साथ, और वहाँ 7 दिन निज़ाम हाउस दिल्ली में मुज़ाकरात हुए। हमारे मुज़ाकरात में पहले दिन ये तय हुआ कि डेली मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात जब ख़त्म होंगे तो शाम को एवरी डे की जितनी प्रोग्रेस होगी उस पर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम अलग अलग अपने अपने मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग नहीं देंगे, दोनों सामने खड़े होकर बताएंगे कि आज हमारी टॉक्स के दौरान ये बात हुई है, दैट्स इट। जो दिल्ली के मुज़ाकरात में जितनी डेवलपमेंट होगी उस पे एक जॉइंट मौक़िफ़ होगा, और पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया के सामने हम दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पाकिस्तान साइड का और इंडिया साइड का, एक ही बयान देंगे। ये तय था उसूली तौर पर, ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए और मुज़ाकरात डिस्टर्ब ना हो, ये उसूल तय हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ ये होता था कि डेली हमें भी पता था कि इंडिया में चीट कर रहा है, और इंडिया को पता था कि पाकिस्तान भी चीट कर रहा है। डेली होता यह था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निजाम हाउस के बाहर होती थी, जिसमें हम इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया सामने होते थे, और दोनों तरफ के एक एक नुमाइंदा सामने खड़े होकर मैं बताता था। उसके बाद हमारी एक और खुफिया हमारी ब्रीफिंग होती थी, हमारे अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की होती थी, इसी तरह एक इंडिया वाले जर्नलिस्टों की खुफिया होती थी ब्रीफिंग। लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता था कि जो मेन प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसका तो हम एज इट इज उसे रिपोर्ट करें, लेकिन जो हमें खुफिया ब्रीफिंग डेली की बेस पे दी जाती थी उसे हम अपने डीप बैकग्राउंडर के तौर पर, और बैकग्राउंडर और डीप बैकग्राउंडर के तौर पर यूज करते थे, अपने तबसरों में, अपने तज्जियों में, अपनी एक्सक्लूसिव खबर में, या ये जांचने के लिए कि मुज़ाकरात एक्चुअली कहां तक पहुंचे हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये इनकरेज नहीं किया जाता था कि जो मेन स्टांस है उसको आप डिस्टर्ब करें। हमें मेन जो माहौल था मुज़ाकरात का उसे डिस्टर्ब करने की हमें इनकरेज नहीं किया जाता था। रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन इनकरेज नहीं किया जाता था कि जो एक मुज़ाकरात का माहौल बना हुआ है उसको प्लीज डिस्टर्ब ना करें। लेकिन हम आपको एक्चुअल बता देते हैं कि हुआ क्या है आज सारा दिन। यहाँ ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था इसहाक डार साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो इनके लेड वफद थे उनके दरमियान, कि डेली की बेसिस पे हमने बाहर निकल के बताना क्या है। आज जब मुज़ाकरात खत्म हुए, टूटे, या उसमें लंबा वक्फा आया, नाकाम हुए, कामयाब हुए, जैसा भी हुआ, उसमें भी बाहर निकल के 18 मिनट के वक्फे के बाद दोनों ग्रुपों ने ब्रीफिंग दी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि शाह महमूद कुरैशी और इसहाक डार और दोनों तरफ के अहबाब इकट्ठे बाहर निकलते और जॉइंट एक प्रेस ब्रीफिंग करते और बताते कि क्या हमने क्या डिसाइड किया और क्या नहीं डिसाइड किया, कहां तक हम कुछ डिसाइड कर सके हैं और कहां हम नहीं डिसाइड कर सके। लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बेसिकली तो इनको टर्म्स एंड कंडीशंस ना इन्होंने तय की हैं, ना उन पे ये पाबंद रहे हैं। तो अब ये बाल फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई है, और सुप्रीम कोर्ट वाले अपनी जमा तफरीक में लगे हुए हैं। वहां एक बहुत खतरनाक काम हुआ है हमारी कौमी असेंबली में। वहां ये एक बिल ला रहे हैं, अपना मुतहदा अपोजिशन वालों ने फैसला किया है कि एक ऐसा बिल लेके आएंगे जिसका नाम ही ये होगा कि तौहीन पार्लियामेंट बिल। और उस तौहीन पार्लियामेंट में हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के लोग कुछ लंदन में बैठ के, कुछ टोरंटो में बैठ के और कुछ अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हद से ज्यादा मुदाखलत कर रहे हैं। मैं और आप, हम मुदाखलत नहीं करते। हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले और सुनने वाले जानते हैं कि हम जो फैक्चुअल पोजीशन हालात की होती है उसको अपने तनाजर में, जरूरी नहीं कि हम ठीक हों 100%, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बीइंग लॉयल टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हम एक उसका तज्जिया करें और तबसरा करें और लोगों को बताएं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त तो नहीं हैं, उनमें ज्यादा यूट्यूबर हैं या पैराट्रूपर्स हैं, हादसाती जर्नलिस्ट हैं, किसी हादसे के नतीजे में, किसी शौक के नतीजे में, या किसी के कहने पे कहीं से उनकी तारें हिलाई जा रही हैं, वो यूट्यूब की मदद से और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सुबह दोपहर शाम बमबारी कर रहे हैं। कुछ लंदन में बैठे हैं, कुछ टोरंटो में और कुछ अमेरिका में। उन लोगों की सरकोबी के लिए भी इसमें इंतजाम किया जा रहा है। इस बिल की एक शिक होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के मामलात में किस हद तक बात कर सकते हैं और किस हद तक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि वो अदलिया को भी, इसमें ये नया जो तौहीन पार्लियामेंट बिल आ रहा है उसमें अदलिया को भी पाबंद करेंगे कि हम अदलिया के किसी जज को चाहें तो पार्लियामेंट में तलब कर सकते हैं, इस्तेहकाक कमेटी के सामने बुला के, हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और अगर इनमें हिम्मत हुई तो ये आर्मी को शामिल करेंगे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तौहीन पार्लियामेंट बिल में आर्मी के किसी जर्नैल को तलब करने का
कोई शिक शामिल नहीं है। सही। हाँ, जजेस को तलब करने की और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सजा देने की और उनके खिलाफ एक्शन लेने की और कदम उठाने की बात है। ये काम नई पार्लियामेंट के डेवलपमेंट जो अगले अगेंस्ट अब 2-4 कोई दिन में नहीं आ बोल जाएगी। सकेगा। मगर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े वोकल हैं। उन्होंने आज भी कहा है कि अदलिया अपने माजी का हिसाब दे, फैसले करने वालों का ट्रायल होना चाहिए। अब ये तौहीन है कि नहीं है? नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जजेस वफात पा चुके हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। भुट्टो को किसने दी थी फांसी, कौन सी अदलिया ने वो फैसला किया था, उनका भी एहतसाब किया जाए। यूसुफ भुट्टो रजा को गिलानी जिस को अदलिया ने दी थी, नवाज शरीफ साहब उसी आदमी की तो पैदावार है। जियाउल हक बिल्कुल साहब ने इंटरवीन किया था, तो फिर उसमें तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी खून इनके हाथ के भी आएगा, मियाँ साहब के हाथ पे भी आएगा। उसमें फिर बेनिफिशरीज का भी जिक्र आएगा ना कि उसके बेनिफिशरी कौन थे। इसी तरह इन्होंने कहा जी यूसुफ रजा गिलानी को जिस बेंच ने नायल किया उनका भी एहतसाब किया जाए, पनामा का जिन्होंने फैसला सुनाया उनका भी एहतसाब किया जाए। और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठे हुए ये एक स्टेटमेंट दिया है कि मियां साकिब निसार को सलाखों के पीछे बंद किया जाए, क्योंकि उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है कि वो उनके बेटे की कि वो पैसे मांग रहे हैं कहीं पीटीआई के टिकट के। तो इस तरह की ऑडियो वीडियोस के लीक होने पे अगर आपने जजेस को, एक्स जजेस को सलाखों के पीछे भेजना है तो फिर तो ऑडियो वीडियोस का सिलसिला तो बहुत तवील है। और ये भूल जाते हैं कि वो जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आला है, जो भी इन्होंने रशिया से जो टेक्नोलॉजी ली थी उस वक्त हमारे दोस्ताना ताल्लुकात इमरान खान बढ़ाने की कोशिश में, जो वहां से हमें टेक्नोलॉजी मिली है या चाइना से जो हमें मिली है, वो आला सिर्फ पीटीआई के फोन टेप नहीं करता, वो आला मुस्लिम लीग नून के फोन भी टेप करता है। लेकिन फोन मुस्लिम लीग नून के फोन टेप हो रहे हैं, अभी आउट नहीं हो रहे, वक्त आने पे उनके भी आउट होंगे। तो इसलिए, और अब सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जितने 15 के 15 जजेस हैं उनकी टेलीफोन लाइंस 24/7 टेप हो रही हैं। ये बड़ा खौफनाक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक तो उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन उन तक अगर उन्होंने ये तलब कर ली, रिपोर्ट ये भी मंगवा ली, तो शायद वो भी मजीद अपने आप को कूल ना रख सकें। क्योंकि अगर उनकी बेगमात की, उनकी सास साहबान की, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की टेलीफोन कॉल्स टेप होनी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो तो दे आर लिविंग इन अ प्रिजन। उन्हें तो बात करने की भी आज़ादी हासिल नहीं, और उन्हें तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए जजेस साहबान को। उन पे तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो जब इतने अहम ओहदे पे होते हैं उन्हें तो ये भी तजवीज़ किया जाता है कि आप सुबह अखबार भी ना पढ़ें, कि अखबार पढ़ने से आपका मिजाज या आपका उस पर कोई असर ना हो, आप कोर्ट में जब जाएं तो फैसला अपना दें। उन पे तो पाबंदियां होती हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज पे, उनके बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे और उनके इन लॉज पे पाबंदियां, ये अजीब दौर आ गया। तो ये आगे चल के ये हालात मजीद खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब ये समझते नहीं हैं कि हालात अगर बहुत ज्यादा खराब हो गए तो जितने मर्जी है अंदरूनी और अपने लोकल मसाइल होंगे जनरल आसिम मुनीर साहब के, आखिर एक वक्त आता है कि वो साहब कहेंगे कि ठीक है भाई, आपसे तो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही और आप चीजें खराब से खराब तर करते जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर हम ही आते हैं अजीज हम वतनों, और फिर वो आ जाएंगे, क्योंकि पिंडी से इस्लामाबाद कुछ ज्यादा दूर नहीं है। सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब तो बल्कि चाहते हैं कि कोई ऐसा फैसला हो, और ज़ाहिर है ये उनको बड़ी फेवर्स ले लेंगे अवाम की अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाता है और पिंडी वाले इंटरवीन करते हैं। बिल्कुल सही बात है पिंडी वालों की, क्योंकि आप देखें ना, इन्होंने हालात तो सारे वही पैदा किए हुए हैं ना। फॉर एग्जांपल IMF को 11 मई को उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है और इसहाक डार साहब ने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की। हत्ता कि पिछले जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उसमें तो इसहाक डार साहब जाके वहां हीरो बनना चाहते थे और वहां IMF के सारी वो फाड़ना चाहते थे पेपर और वो करना चाहते थे। अब 11 मई को मीटिंग हो रही है, उसके एजेंडे में शेख रशीद साहब कहते हैं जी पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब क्योंकि अवामी आदमी हैं और उनका नाम भी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग है, तो वो इसी तरह लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। हालांकि IMF की वेबसाइट पे जाएं तो वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारा एजेंडा जो होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एजेंडा, वो 24 आवर्स पहले, एक दिन पहले फाइनल होता है, उससे पहले फाइनल नहीं होता। अगर 11 मई को इजलास है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का IMF का, तो 10 मई तक अगर वो एजेंडे पे पाकिस्तान ना आए फिर हम कह सकते हैं कि वो हम एजेंडे पे नहीं है। लेकिन अगर वो एजेंडे पे ले भी आए तो हमारी कौन सी तैयारी है? हमने तो कोई तैयारी नहीं की। हाँ, ये कहा गया है, हमने उनसे कहा है कि आप आइंदा बजट में क्या चाहते हैं हमसे, हमें अपनी लिस्ट दे दें। वो लिस्ट IMF की तरफ से आ जाएगी और इसहाक डार साहब उस लिस्ट पे मन्नो अमल करने का इरादा इस सेंस में रखते हैं कि ताकि बाद में अगर PTI जीत भी जाए
तो वो उस मुसीबत का शिकार रहा। कांटों को अदरवाइज काटती इनका रही। अपना कोई IMF के साथ इसहाक डार साहब का कोई दोस्ती करने का या साथ चलने का इरादा नहीं है, क्योंकि जो कुछ IMF इनसे मांग रहा है ये ना अब तक दे सके हैं ना ये कर सकते हैं। क्यों कि अगर इनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बयान देते हैं कि 80 अरब रुपए के आटा की तकसीम करने के सारे धंधे में 20 अरब रुपया करप्शन की नजर हो गया, तो उससे ज्यादा फिर बाकी अल्ले तल्ले जो पाकिस्तान भर में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में और इनकी जो झेली गवर्नमेंटें हैं, इनकी पुरवरदा गवर्नमेंटें हैं, वहां जो करप्शन का बाजार गर्म है उसकी कहानियां अभी नहीं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद सामने आएंगी ही आएंगी। क्यों कि अब बजायर ऊपर की सियासी लड़ाई के दौरान किसी का कोई ध्यान नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। हत्ता कि हमारे मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन वो लाहौर में बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट से उन्हें पूरी पूरी उनकी सरपरस्ती हासिल है। आप इस सरपरस्ती का मजाक ये देखें कि जब कल तक सरदार तनवीर इलियास PTI के प्राइम मिनिस्टर थे आजाद कश्मीर के, वो पैसे मांग रहे थे तो उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे थे। शहबाज शरीफ कश्मीर में गए तो वहां एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर वो वहां बैठे हुए हैं, वो उठ के क्वेश्चन करना चाहते हैं, उन्हें क्वेश्चन नहीं करने दिया गया। वो बोले हैं तो उन्हें बदतमीज कहा गया, लेकिन उस वक्त तक पैसे रोक के रखे हुए थे। आज उनकी मर्जी के वहां प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो PTI के ही हैं लेकिन PTI से भागे हुए हैं, अनवारुल हक साहब जो पहले स्पीकर थे वहां आजाद कश्मीर असेंबली में, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आज उन्हें इस्लामाबाद बुला के शहबाज शरीफ साहब ने सामने बिठा के शाबाश दी है और साथ उनकी पूरी कैबिनेट जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बंदे हैं, उन सबको कहा है कि थैंक यू वेरी मच, आप हमारी ख्वाहिश के मुताबिक और हमारे एहतराम के मुताबिक आप जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, और उनको फंड्स भी रिलीज करने के लिए कहा गया। बहुत शुक्रिया सर। आपने जब ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ईगो का मसला है। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और हम पॉलिटिशियन को, मगर दिखने में तो पॉलिटिशियन हमेशा बिकता हुआ मुझे नज़र आया। ख्वाजा आसिफ साहब एक बात का इजहार कर रहे हैं जिसमें इबाहम है कि PTI ने डॉलर की प्राइस 300 रुपये पे करके, यानी ब्लैक में डॉलर लेके पेरिस में रकम को ट्रांसफ़र किया है। आपके अंदाजे में है कि वो किस रकम ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं और क्यों ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं? ये PTI के दौर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, इन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं, अभी जब वो इक़्तिदार में नहीं थे। जी, जब इक़्तिदार में नहीं थे, जब PTI इक़्तिदार में नहीं थी और वो किसी ऐसे काम में मुलव्वस थे और उन्होंने इतनी तादाद में पैसे इकट्ठे करके और बाहर भेज दिए कर लेते, तो हुकूमत इनकी थी, इन्होंने रोका क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है कि PTI वालों के हालात ये हैं कि ये अभी जो PTI के कनाडा के इलेक्शन हुए हैं महीना पहले, ये इलेक्शन क्यों हुए हैं? कोई ज़रूरत नहीं थी इन हालात में इलेक्शन कराने की, लेकिन PTI को क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेंबरशिप की सूरत में एक भारी रकम जाती है, तकरीबन $60 कैनेडियन $60 एनुअल फी मेंबरशिप फी होती है, और जो जब इनके लोकल इलेक्शन होते हैं तो उसमें वोट वही बंदा कास्ट कर सकता है जो PTI का मेंबर हो। जो मेंबर होगा वो $60 देगा, और जिन लोगों को सदर जनरल सेक्रेटरी और ओहदे लेने का ख्वाहिश होता है, ग्रुप्स की सूरत में आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें भी करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ वोट, वही पाकिस्तान वाला पूरा माहौल होता है इनका, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम और सब कुछ करते हैं, और चौधरी बनने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करते हैं। जब मेंबरशिप करते हैं तो वो जो बड़े लीडर बनने के शौक में होते हैं वो अपनी जेब से पैसे देते हैं मेंबरशिप के, 500-500 1000 बंदों की मेंबरशिप की फीस वो अपनी जेब से देते हैं। आप अंदाजा लगाएं अगर 1000 भी मेंबरशिप हो तो वो मल्टीप्लाइड बाय $60 वो कितने पैसे बनते हैं। और यहाँ तकरीबन कोई 2500 मेंबरशिप कनाडा में हुई अभी, जब 2 महीने पहले होती है, और ये पूरे साल की फीस उनसे एकदम ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मंथली हो तो लोग महीने की फीस दे के वोट कास्ट करने के बाद अगले 11 महीने उन्होंने पैसे नहीं देने, और जब दोबारा इलेक्शन होने हैं तो फिर मेंबर बन के उन्होंने आ जाना है। तो ये पूरे 1 साल की फीस इकट्ठी अब्दुल्ला रियार जो इनकी PTI के सेक्रेटरी हैं वो ले लेते हैं। इसी तरह लंदन में वो इलेक्शन करा रहे हैं, अमेरिका में करा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में इलेक्शन के चक्कर में वहां से मेंबरशिप फीस की तादाद के उसमें तनाजर में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजते हैं, और वहां PTI के जो मेन इनका ऑफिस है उसके अखराजात चलते हैं। इनके हालात ये हैं। और अगर जमान पार्क में भी आप देखें, वहां बाहर जो खाने वाने चल रहे थे तो वहां एक कैंप लगा हुआ था उन लोगों का जो अपना MPA के और MNA के टिकट के उम्मीदवार थे, और वो इसलिए लगा के बैठे हुए थे और वो अपनी जेब से खर्च कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि PTI वाले इतने अमीर हैं कि वो $300 फी डॉलर ब्लैक में लेके और पेरिस में भेजेंगे और वहां रखेंगे। इमरान खान को पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करके पेरिस में भेज के रखने की जरूरत क्या है? So it is just a rumor.
पूरी दुनिया में जब इमरान खान के ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई के हैं उनके चैप्टर्स हैं और वहां लोग उनको पैसे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से कितने इकट्ठे कर लेगा पैसे इमरान खान, और वो भी $1 वर्सेस 300 रुपीज। मेरे ख्याल में इतनी अमीर नहीं है पीटीआई, और ना पीटीआई के साथ चलने वाले लोग इतने अमीर हैं। 2, 4, 6 केसेस होंगे आरएफ अबराज जैसे, लेकिन वो तो पहले ही बिहाइंड द बार है, या इस तरह के और कोई इमरान खान के अगर कोई स्पॉन्सर्स या फाइनेंसर्स हैं तो वो इस तरह के कामों में नहीं पड़ेंगे, वो अपने पैसे रखते हैं। हाँ, वो इलेक्शन अभी आए तो वो 2, 4 जितने जो फाइनेंसर हैं, फॉर एग्जांपल एक चौधरी साहब हैं दुबई में होते हैं, या और 2, 4 इस तरह के बड़े जो लोग होते हैं जिन्होंने फाइनेंस करना होता है, वो 1-2 एमएनए, 1-2 सेनेटर्स, 1-2 एमपी अपने लॉन्च कर देते हैं और उनके इलेक्शन पे पैसा खर्च कर देते हैं, और उसके बाद फिर उनकी आवाज मौजूद होती है वहां ईवान में भी और पार्टी के अंदर भी, उनके जरिए वो अपनी बात कहलवा भी लेते हैं और अपने बात मनवा भी लेते हैं। इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स। ठीक सर। फयाज भाई, मेरा अगला क्वेश्चन जो है, इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनेरियो है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब भी उम्रा करने जा घुसे, आपका आईजी पंजाब भी उम्रा करने जा घुसे, और ये जो जनाब परवेज़ इलाही के घर में जो गदर हुआ और कोहराम बरपा, वेरी इंसल्टिंग। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में आके बात की कि भाई ये इतनी गाली गलोच करते थे और अब इसने अपनी शिनाख्त को खो दिया और इसने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। ये दूसरी तरफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब रेड हुई है जनाब परवेज़ इलाही के घर में, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा मैंने ऑर्डर नहीं दिया, आईजी ने कहा मैंने ऑर्डर नहीं दिया, किसी और ने कहा मैंने ऑर्डर नहीं दिया, और सारा का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया गया। वेयर एज मैं जितना इस पाकिस्तान को जानती हूँ, मोहसिन नकवी या ये जो आपकी इस वक्त की जो हुकूमत है, उन्होंने कहा होगा हाँ भाई ये कर दो, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं बीच में मदाखलत ही ना कर सकूँ या मुझ पर कोई प्रेशर ही ना आए। आप क्या फरमाएंगे? क्विक आंसर इसका। आप बिल्कुल 100% ठीक कह रही हैं, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब ये उन पे परवेज़ इलाही के घर जब रेड हुआ है, उससे पहले ये उम्रे के लिए निकले हैं खुद भी, और इनके आईजी पंजाब वो भी उनके साथ निकले हैं, और ये खबर अखबारात को भेजी गई है और रिक्वेस्ट की गई है कि इस खबर को प्लीज हाईलाइट करें। अब ये कितनी बड़ी खबर नहीं है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर या एक सूबे का आईजी उम्रे पे जा रहे हैं, ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है हाईलाइट करने वाली। लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका इंसिस्ट किया गया इसे हाईलाइट करें, और उस हाईलाइट के पीछे वजह जो थी वो ये रेड था। इसकी बाद में जर्नलिस्टों को जो न्यूज रूम में वहां लोग थे उन्हें समझ आई कि ये क्यों कह रहे थे बार बार कि प्लीज इस खबर को हाईलाइट करें, क्योंकि उन्हें पता था कि इसे हाईलाइट करने के बाद पब्लिक में ये तासर जाएगा कि चीफ मिनिस्टर तो पंजाब में है ही नहीं और आईजी भी नहीं है, तो ये किसने फिर किया है। एक तो सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है, इसके परवेज़ इलाही के पे जो हो रहा है सिलसिला, इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि परवेज़ इलाही साहब को ये इतलात मिली थी कि शायद अगले चीफ मिनिस्टरशिप की जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, उसमें आपका नाम पीछे चला गया है, और उस्मान बुज़दार का और कुछ और लोगों का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, और उनका नाम फिर आगे आ रहा है। तो हाशिम बख्श जमा वगैरह का जो भी पंजाब के वोट लेने के लिए, इन लोगों का नाम आगे आ रहा है, आपका नाम फिर पीछे चला गया है। तो परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा प्लान करके अपने ऊपर ये सारा कुछ करवाया है, और वो कहते हैं कि ये सारा चौधरियों की अपनी मिली भगत है खानदान की। और ये कैसे हो सकता है कि कुंजा हाउस भी रेड हुआ है, लाहौर GOR में भी अटैक हुआ है, गुजरात जहां कहीं उनकी इतला मिलती है वहां अटैक हुआ है, लेकिन कहीं से परवेज़ इलाही साहब बरामद नहीं हो रहे। और आज हाई कोर्ट से जब वो लेके गए हैं अपनी अरेस्ट ना किए जाने का फैसला लेने गए हैं, तो वहां अदालत से फैसला ये दिया गया है कि परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ आज के दिन तक जितने केसेस हुए हैं उनमें उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। इसका मतलब है आज के बाद दोबारा एक नया केस दर्ज करके आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। अब अदालत की भी कोई समझ नहीं लगती कि वो बंदा कह रहा है कि मुझे अरेस्ट करके नाजायज तंग किया जा रहा है, तो नाजायज तंग करने से आप उसे रोकें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आज तक जितने केसेस हुए हैं, इसका मतलब है आज के बाद जो केसेस होंगे उसमें वो अरेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास केसेस नए दर्ज करना कौन सा मुश्किल काम है? आपने केसेस दर्ज करने से तो नहीं रोका, और ना कोई रोक सकता है। तो इसलिए ये सारी एक कैफियत ये भी है कि शायद परवेज़ इलाही साहब को ये लगा और चौधरी खानदान को ये लगा कि हमारी जो खिदमात थी या हमारी जो कुर्बानी थी, सेक्रीफाइस थी, उसको शायद इमरान खान और पीटीआई वाले भूल रहे हैं, तो चलें दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। एक तो ये तासर है। दूसरी तरफ आप देखें कि वहां बख्तरबंद गाड़ियां उनके गेट पे जाती हैं और वहां अंदर घुसना चाहती हैं, उनकी औरतों को बेहरमती की गई, सारा कुछ किया गया, और वहां शाफे हुसैन और सालेक हुसैन खड़े हैं। और भाई उनसे कोई पूछे आप क्यों खड़े हैं, आप अरेस्ट कराने वालों में से हैं या अरेस्ट रुकवाने वालों में से हैं? और फिर आप ये कह रहे हैं जी मेरा हाथ तो टूट गया है, मैं जख्मी हो गया हूं।
आपका ये हाथ जख्मी उन्हें अरेस्ट करवाने की कोशिश में हुआ है या उनको अरेस्ट रुकवाने की कोशिश में हुआ है? आप कौम को क्यों इतना बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्यों आप कौम को इतना इनोसेंट समझते हैं? अगर आपको ये इतराज है कि मेरे चचा मामू या हमारे चौधरी खानदान पे क्यों रेड किया गया और हमारी औरतों की क्यों तस्दील की गई है और क्यों रेड ये हमारी इस तरह जग हसाई की गई है, तो आप रिजाइन करें फेडरल गवर्नमेंट से। आप तो फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, जख्मी हाथ लेके आप कल कैबिनेट की मीटिंग में जाएंगे, क्या उन्हें बताएंगे कि ये मेरा हाथ कैसे जख्मी हुआ है? तो ये बेसिकली तो ये कोशिश करते हैं कि इमरान खान को अंडर प्रेशर करें। इमरान खान को पार्टी के अंदर से भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान को बाहर से भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के काम को ऐसे हैं कि वो बंदा अभी तक बच रहा है, पता नहीं क्यों बच रहा है। और शायद ये उसे ये जो इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि उसे लोग जिंदा पीर कह रहे हैं और मुर्शद कह रहे हैं, ये मुर्शद और जिंदा पीर बनवाने वाले ये खुद हैं। किसी सियासतदान को या किसी बंदे को इस तरह के उससे एक रिलीजियस कल्ट का शिकार नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इसे जिंदा पीर। और वो हमारी कौम तो ऐसी है कि वो बंदा हमारा जो बलूचिस्तान वाला था कादर बख्श मरी, वहां उम्रा करने गया हुआ था और वहां उसकी वीडियो जो है वायरल हो गई, तो अब लोग उससे दम कराने वहां पहुंच गए हैं। हालांकि वहां पहले दिन जो तस्वीरें आई थी वो लोगों से मिल रहा था, तो वहां साइड पे एक पोस्टर लिख के किसी ने हाथ से लगाया हुआ था कि प्लीज इनके हाथ मत चूमें, प्लीज इनके सामने सजदा ना करें, प्लीज इन्हें पीर मत माने, ये एक आम आदमी है, वहां लिख के लगा हुआ था। लेकिन 2 4 6 दिन बाद जब उन साहब ने भी और उनकी फैमिली ने और बाकी लोगों ने फील किया ये कौम तो वाकई उनके पांव पड़ना चाहती है, ये कौम तो वाकई उन्हें पीर मानना चाहती है, ये वाकई कौम उनके हाथ चूमना चाहती है, तो उन्होंने वो साइन भी हटा दिया। अब वो बाबा जी जो हैं वो लोगों के यहाँ सर पे हाथ रखते हैं, उसके बाद छू करते हैं और साइड पे कुछ संदूकड़ी पड़ी हुई है, वहां लोग अपना नजराना रख के चले जाते हैं, वो पीर बन गए हैं क्योंकि उनकी वीडियो वायरल हुई है। ये कौम ऐसी है। इसी तरह अगर इमरान खान को लोग मुर्शद कहते हैं और पीर कहते हैं और जिंदा पीर और इस तरह की ये चीजें कहते हैं, गलत कहते हैं, नहीं करना चाहिए। वो सियासतदान है, उसे सियासतदान ही रहने दें। और ये जो हमारे पीटीआई के जज्बाती लोग हैं, जब हम पीटीआई पे और इमरान खान पे तनकीद करते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है, तबसरा करते हैं, हमारे फोन नंबर पे मैसेजेस भेजते हैं कि जी आप इमरान खान के खिलाफ क्यों बात करते हैं, आप तो अच्छे खासे इमरान खान के हक में बात करते करते अचानक उसके खिलाफ बात करते हैं। हमने कभी भी हक में नहीं की, हम मुल्क की बात करते हैं ना, हम इमरान खान के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान के हक में हैं। जो काम इमरान खान पाकिस्तान के हक में करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जो काम इमरान खान और उसके मानने वाले पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे हम उसका बरमिला इजहार करेंगे। हम नवाज शरीफ पाकिस्तान से भागा हुआ है 50 रुपए के स्टाम्प पे, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। एक और लंदन में बैठा हुआ शख्स जिसने 22 अगस्त 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ, मेरी मां के खिलाफ, अपनी मां के खिलाफ, हम सब की धरती मां के खिलाफ जिसने स्पीच की थी, तकरीर की थी, गालियां दी थी हमारी मां को और अपनी मां को और हम सब की मां को, उसका नाम लेना मैं गवारा नहीं करता। मैं समझता हूं जिस दिन मैंने उस बंदे का नाम लिया अपनी जुबान पे मेरी जुबान नापाक हो जाएगी। हम इन लोगों से जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, हमें वो जहर से बुरे लगते हैं। लेकिन आप कभी भी इन्हें खुदा ना बनाएं, ये सियासतदान है, इन्हें सियासतदान रहने दें। बहुत पाकिस्तान में अगर मेरा यह सवाल है, इमरान खान को माना जा रहा है तो उसमें कसूर इन लोगों का है कि उसे उठाए ऊपर लिए जा रहे हैं। और ये नाहली पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों की है कि इमरान खान को आपने इतना आसमान पे क्यों उठाया हुआ है, जाने दें उसे इलेक्शन में, उसे फेस करने दें लोगों को। लेकिन आप तो इतने डर रहे हैं, आप इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। फिर उस पर जब अटैक होते हैं आप उसे अरेस्ट नहीं कर पाते, फिर उसके जमानतें मिल जाती हैं, तो फिर सारी सूरतें, ये फिर जिंदा पीर वाली सूरतें तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। आप सीधे क्यों नहीं चलना चाहते? अब वो मुज़ाकरात में आया, आप मुज़ाकरात भी उसके साथ नहीं करना चाहते। आप कहीं किसी जगह सिंसियर नजर ही नहीं आते पब्लिक को, फिर लोग उसे जिंदा पीर ना कहें तो क्या कहें? जी सर, मेरा अभी आपने जिस शख्स का जिक्र किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया। एज अ रेडियो प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू अरेंज एन इंटरव्यू विद हिम। सबसे पहले ही इज़ द मैन जिसने पॉइंट आज तक, चाहे वो यूब खान का दौर था, चाहे वो मार्शल लॉ था, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, कोई किसी को जरूरत नहीं हुई थी इस बात को पर, और MQM को भी बनाने वाली एस्टेब्लिशमेंट ही थी पीपल्स पार्टी के जोर को तोड़ने के लिए। मगर ही इज़ द फर्स्ट मैन जिसने इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ये वो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के जो बनाते हैं और फिर रूल करते हैं और हमसे वो करवाना चाहते हैं जो ये करना चाहते हैं। तो उनके बयानिए में वो बाज़ जगहों पे अपने कंट्रोल से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माँ को बड़ी खुलेआम गाली दे दी। एग्जैक्टली सेम थिंग वाज डन बाय अदर पीपल जिन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड असाइलम को गुजारा है। तो क्या फ़र्क है उनमें और उनमें?
उस शख्स ने जब गाली दी तो उसे ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्नब किया गया, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर बैन लगाया गया। अब जब तक वो कौम से माफी नहीं मांगेगा और पाकिस्तानी कौम उसे माफ नहीं करेगी, मैं समझता हूं हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जिक्र इसलिए कर सकते हैं हम कि उसका एक बयानिया सियासी बयानिया था, और उसमें जिस तरह आप कहती हैं कि हाँ उसने आइडेंटिफाई किया था कि ये हो रहा है, हाँ उसने आइडेंटिफाई किया होगा, लेकिन एट दैट पॉइंट मे भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की, हमारी कौम की एक जरूरत होगी कि कराची में बैलेंस ऑफ पावर के लिए आप एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, या वाकई कराची में इस हद तक लोग, वहां उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो इग्नोर हुए गए थे, निगलेक्टेड थे, और उन्होंने महरूमियों का शिकार थे। एक बंदे ने अलम बुलंद किया, वो फार्मेसी का स्टूडेंट था कराची यूनिवर्सिटी में, एक वेस्पा मोटरसाइकिल पे फिरता था, और उसने वहां जब ये बात की तो लोग उसके साथ जुड़ गए। वो पब्लिक का प्यार था उसके साथ जुड़ने का, उसका कमाल नहीं था। उसका कमाल तो साबित हुआ जब वो मुश्किल में था। जब वो मुश्किल में था उस वक्त उसने अपनी मां को गाली दे दी। मुश्किल में ही तो इम्तिहान होता है, और मां की गाली ऐसी है कि वो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमारी मां हमारी धरती मां है, हमारा पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई गाली देगा हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, चाहे उसने पाकिस्तान में कितना ही बड़ा सियासी बयानिया क्यों ना लॉन्च किया हो, कितनी ही बड़ी सियासी पार्टी उसने क्यों ना लॉन्च की हो, कितना ही पावरफुल सियासतदान वो साबित क्यों ना हुआ हो, लेकिन जब वो इनहराफ करेगा, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, या कोई XYZ अल्लाह तल्ला ऐरा गैरा हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। जी बहुत शुक्रिया सर। मगर ये जो इक़्तिदार है ये इतनी खौफनाक चीज़ है, और मेरा तो ख्याल है कि माँ को कभी भी कुछ कहा जाए, चाहे वो वतन माँ हो चाहे मेरी माँ हो, इंसान उसको भूल नहीं सकता। मगर इक़्तिदार की जंग में पॉलिटिशियंस, मैं ख़ुद भी, मैं हूँ ना हूँ, मगर मुज़फ़्फ़र अली वॉज़ अ ग्रेट एडमायरर ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो बिलावल भुट्टो साहब तो ये भी भूल गए कि मेरी माँ की किरदार कशी के लिए क्या कुछ इख्तियार किया गया था, मेरी नानी के किरदार को ख़राब करने के लिए क्या। तो इक़्तिदार की जंग में तो दे आर ऑल सिटिंग इन द सेम प्लेटफॉर्म। आखिर में सर आप क्विक एड्रेस करते हुए और किसी कंसर्न की तरफ इजहार करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं अपने तमाम लिसनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आखिरी मेरा कंसर्न यही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बेंच तश्कील दे दिया है, उस बेंच पे बड़ी बातें हो रही हैं कि फलां जजेस शामिल किए जाएं और फलाना किए जाएं। और आज सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रजा पाशा, मेरे दोस्त हैं मोहसिन रजा पाशा, उनके बड़े भाई हैं, चकवाल से हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली, उनके वालिद साहब भी वकील थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि आप बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लार्जर बेंच कहते किसको हैं। उनका इशारा ये था कि ये अपना सेलेक्टिव बेंच चाहते हैं, ये लार्जर बेंच नहीं चाहते। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच बनाए, बड़ा बनाए, छोटा कर दे, बड़ा कर दे, ये मेरा इख्तियार है। इसलिए मैं आपकी ये तजवीज़ और आपकी ये इस्तदा मुस्तरद करता हूँ। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये जो इस पे स्टे है, जो कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस स्टे को खत्म किया जाए। उन्होंने स्टे खत्म करने की बजाय उसे एक्सटेंड कर दिया है कि जब तक हम इस पे फैसला नहीं लेते उस वक्त इस पे स्टे ही रहेगा। अब वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर इस वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हम आज और हमारी पार्लियामेंट ये एतराज कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक बिल लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्होंने काम किस तरह करना है। क्यों ना एक नेशनल हमारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास कर लिया जाए। इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तजवीज करे कि हमारे आर्मी वालों के लिए भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना चाहिए, हमारी मीडिया के लिए भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना चाहिए, हमारे सियासतदानों के लिए भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना चाहिए, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और उसके जो इलेक्शन कमीशन के बाकी जो मेंबरान हैं उनके लिए, और हमारे चेयरमैन नैब के लिए भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना चाहिए। अगर ये सारे इदारों के लिए कोई एक नेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास हो जाए, उसमें बेशक एक चैप्टर जो है वो हमारी अदलिया के बारे में भी हो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कौम को एक नेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जरूरत है। अगर वो नेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हम नहीं लेके आएंगे, फिर यही होगा कि हम एक दूसरे की जो है वो मारते रहेंगे, पसलियों में ही मुक्के मारते रहेंगे, और हमें बाद में पता चलेगा कि हम जियाउल हक आए तो ये नुकसान हो गया था, मुशर्रफ आए थे तो ये नुकसान हो गया था, बाजवा साहब आए थे तो ये नुकसान हो गया था।
अल्लाह ना करे कल कोई और आए और फिर हमारा नुकसान करता जाए। जी बहुत शुक्रिया जनाब फ़याज़ बिलाना साहब। इंशाल्लाह थर्सडे को फिर बात करेंगे, मगर ऑफ कोर्स जितनी गहरी नज़र इनकी है, अगर इन बिटवीन समथिंग कम्स अप वी विल डेफिनेटली बॉदर हिम। फ़याज़ बिलाना साहब, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच एंड फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, गॉड बहुत ब्लेस शुक्रिया, यू, शेयर टेक दैट। केयर।